नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी और संस्कृत ऑनलाइन शिक्षिका सुनीता झा आप सबका एक बार फिर से स्वागत करती हूं अपने वीडियो चैनल में। बच्चों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि मैं संस्कृत की भी वीडियो बना रही हूं आजकल, तो उसी क्रम में मैं इस समर वेकेशन में आप लोगों के लिए कुछ विशेष लेकर आ रही हूँ। ज़रूर मैं एक दो लाइव क्लास दूंगी जिसमें कि वाक्य बनाना, विभक्तियाँ और उपपद विभक्तियों से संबंधित कुछ बातें होंगी। आप वाक्य बनाना सीख पाएंगे संस्कृत में मेरे साथ, तो ज़रूर मेरे साथ जुड़िएगा लाइव क्लास में समर वेकेशन के वक्त। और उसके अलावा अगर आप लोगों को हिंदी के किसी विषय में, विशेषकर व्याकरण में किसी भी टॉपिक पर आपको लाइव क्लास चाहिए तो आप मुझसे बेझिझक डिमांड कर सकते हैं, क्योंकि मैं आप ही की शिक्षिका हूं। तो आपका हक बनता है कि आप मुझसे डिमांड करें जो भी आपकी ज़रूरत हो। जैसे कि एक बच्ची बार बार मुझे भाषा, लिपि और व्याकरण पर वीडियो बनाने के लिए कह रही थी, आग्रह कर रही थी, लेकिन मैं उससे भी माफ़ी मांगती हूँ और आप सबसे भी थोड़ी सी क्षमा याचना करती हूँ। कारण कि अभी जैसे कि आप भी जानते हैं कि समर वेकेशन होने वाला है, तो वेकेशन से पहले टीचर्स को बहुत सारे काम रहते हैं, बहुत सारा वाइंड अप करना होता है, बच्चों से भी कुछ काम करवाने होते हैं, उनके होमवर्क वगैरह बहुत सारा काम हो जाता है। तो उसमें थोड़ी सी मैं व्यस्त थी और अभी भी व्यस्त हूँ, लेकिन चूँकि आपकी डिमांड है इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। दूसरी बात ये है कि मैं थोड़ी सी हतोत्साहित हो गई हूँ, मतलब डिमोरलाइज जिसको आप कह सकते हैं, क्योंकि मेरे वीडियो के व्यूज़ नहीं बढ़ रहे हैं, सब्सक्रिप्शंस नहीं बढ़ रहे हैं। तो आप लोगों से उम्मीद करती हूँ और साथ ही रिक्वेस्ट भी करती हूँ कि आप लोग मेरे वीडियो को शेयर करेंगे, थोड़ा सा व्यूज़ बढ़ाएंगे, थोड़ा प्रमोट करेंगे, ताकि मैं दुगने उत्साह से आपके लिए और ढेर सारे वीडियो लेके आऊँ। मेरे दिमाग में बहुत सारा प्लान है आपके वीडियोज़ के लिए। मैंने भी बहुत कुछ सोच रखा है कि मुझे क्या क्या वीडियोज़ में बनाने हैं। 10th के मैं CBSE, ICSE, बिहार बोर्ड, इवन मैं दूसरे स्टेट के भी वीडियोस बनाने की कोशिश करना चाह रही हूँ, लेकिन बस आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आप सपोर्ट कीजिए और मैं आपके लिए वीडियो बनाते जाऊँगी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके लिए वीडियो बनाना। और आपके कमेंट्स देख करके तो दिल खुश हो जाता है, मेरे सारी तकलीफ़ें दूर हो जाती हैं। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिए, प्रमोट कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए इस वीडियो चैनल के बारे में। मेरे लिए भी अच्छा रहेगा और आपके लिए तो अच्छा है ही। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, बहुत सारी बातें हो गई अभी। तो भाषा, लिपि और व्याकरण, बच्चों इस विषय में मैंने कई बुक को देखे, कई किताबें देखी जिसमें कुछ अलग अलग चीज़ें हैं। तो मैं जब पढ़ाते जाऊंगी तो उसमें आपको ये भी बताते जाऊंगी कि दूसरे किताबों में या दूसरे विद्वानों के विचार से और क्या बदलाव है। ठीक है, मेरे पास अभी फ़िलहाल 2 किताबें हैं और दोनों किताबों में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं दिख रहा है मुझे। जैसे कि इस किताब में भी अभी मैं देख रही हूँ, तो इस किताब में भी शुरू किया गया है यही बताते हुए कि कुछ संकेत भी होते हैं, संकेत के हिसाब से भी, इशारे करके भी आप बात को समझा सकते हैं। लेकिन चूंकि संकेत जो होते हैं भाषा को क्लियर नहीं करते, आपके मन के विचार को पूरी तरह से बता नहीं पाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पेट में दर्द है और आपने पेट पे हाथ रखकर मम्मी से डिमांड किया कुछ, तो मम्मी को पता नहीं चलेगा कि आपको पेट में दर्द है। हो सकता है पेट दर्द के जगह वो समझ ले कि आपको भूख लगी है और आपके लिए खाना लेके चले आए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे विचार जो हैं पूरी तरह से प्रकट नहीं हो पाते हैं संकेत से। इसलिए सांकेतिक भाषा को भाषा के मुख्य रूप में, भेद में नहीं रखा गया है। ठीक है, ये यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद दूसरे बुक में भी मैं वही कुछ देख रही हूँ, लेकिन खैर हम लोग शुरू से पढ़ रहे हैं, डिटेल से पढ़ रहे हैं और मैं आपको बीच बीच में समझाती भी जाऊंगी, इसलिए पूरे वीडियो को देखिएगा। आपके बुक में, आपके जो टेक्स्ट बुक है, जो आपके स्कूल से आपको प्रेस्क्राइब किया गया है या आप जो पढ़ रहे हैं, उसमें हो सकता है कि भेदों में थोड़ा सा अंतर हो सकता है। जैसे यहाँ पे 2 रूप बताया गया है, तो हो सकता है आपके बुक में 3 रूप हो, सांकेतिक भाषा भी इसमें एडेड हो। इसी तरह से भाषा के वर्गीकरण भी हो सकते हैं, लेकिन इस बुक में दिया ही नहीं है भाषा का वर्गीकरण, तो मैं अपने हिसाब से आपको पढ़ा रही हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो भाषा का मतलब क्या है, भाषा की ज़रूरत क्या है।
तो इस बुक से पहले मैं थोड़ा सा आपको एंशिएंट टाइम में ले जा रही हूँ, प्राचीन काल में ले जा रही हूँ, जब संसार में इस मानव जाति का जन्म हुआ था। जब शुरू में इंसानों का जन्म हुआ था तो उस समय वो किसी समाज में या किसी ग्रुप में नहीं रहते थे, अपने अपने अकेले अकेले भी वास करते थे। फिर धीरे धीरे परिवार उनके बने तो परिवारों के साथ रहने लगे, और जैसे जैसे उन लोगों ने देखा कि अकेले रहने से बहुत सारी तकलीफ़ें हैं, बहुत सारी परेशानियां होती है। सबसे बड़ी परेशानी ये होती थी कि उनके पास सुरक्षा का सही तरीका नहीं था, क्योंकि जंगलों में रहते थे। उस समय तो ऐसा शहर बसा नहीं था, जंगलों में रहते थे। अकेला आदमी जानवरों से निपट नहीं सकता था, अकेले उस शीत में, उस गर्मी में, उन सब चीज़ों में उन्हें अकेले परेशान होना पड़ता था। अकेला आदमी जिस तरह से आज फ्रस्ट्रेट होता है उस समय भी होता होगा, क्योंकि परेशानियां वैसे ही होती थी। फिर धीरे धीरे उन लोगों ने ज़रूरत समझी परिवार के साथ रहना उन्होंने शुरू किया। मान लीजिए कि ये 5-6 लोगों का परिवार साथ में रहने लगा। फिर इन 5-6 लोगों ने समझा कि साथ में रहने से ताकत बढ़ रही है, लेकिन उसके साथ साथ और क्या है कि हमें और भी लोगों की ज़रूरत है, ताकि कोई अगर मान लीजिए कि सुरक्षा दे रहा है तो कोई उनके लिए भोजन की व्यवस्था कर पाए, कोई उनके लिए उनके बेसिक ज़रूरतों की चीज़ें इंतज़ाम कर सके। इस हिसाब से उनके ग्रुप बनने लगे। जब ज़्यादा लोगों का ग्रुप होने लगा तब धीरे धीरे ज़रूरत पड़ी कि उनको अपने विचार एक दूसरे से शेयर करने हैं। कहने का मतलब कि जब साथ में आदमी रहता है तो आदमी को अपनी बात दूसरे को बतानी ही पड़ती है ना, क्योंकि जब मेरे मन में कुछ विचार आएगा और वो मैं आपसे शेयर ना करूं तो डेफिनेटली वो विचार मेरे मन में रह जाएंगे और मेरे मन को व्यथित करते रहेंगे। तो मुझे अपने विचार शेयर करने हैं दूसरे से अगर, और उस समय तक भाषाएं बनी नहीं है, तो एकमात्र साधन बनता था संकेत करने का। संकेत की जाने लगी एक दूसरे से संपर्क करने के लिए। तो जैसा कि मैंने बताया, संकेत बहुत क्लियर नहीं होते हैं, तो वहाँ पर भी इस तरह की ज़रूर परेशानी आई होगी, बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं रहा होगा संकेत। साथ ही जब भी कुछ बताना होगा तो सामने से उनको बताना पड़ता होगा, ना तो जोर से बोल सकते हैं ना पीछे से आवाज़ दे सकते हैं, क्योंकि सामने वाले को मेरी भाषा ही समझ में नहीं आएगी। उस समय तक भाषा विकसित ही नहीं हुई थी। तो अब जरूरत पड़ी मन के भावों को और विचारों को आदान प्रदान करने के लिए। तो इसके लिए जो साधन तैयार हुआ, जो माध्यम तैयार हुआ, यानी मन के भावों और विचारों को प्रकट करने के लिए, एक दूसरे से बांटने के लिए जो साधन यानी कि भाषा का निर्माण हुआ। ठीक है, ये परिभाषा है। भाषा मन के भावों और विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है। यह भाषा के द्वारा हम अपने मन के विचारों को प्रकट करते हैं। ठीक है, तो ये परिभाषा इसी वजह से तैयार की गई। अब जब विचारों को प्रकट करने के लिए हमें भाषा की ज़रूरत पड़ी, तो हर एक ग्रुप ने, जैसे मान लीजिए कि एक ग्रुप यहाँ पे बसा है, जैसा कि मैंने अभी बोला, दूसरा ग्रुप उनके साथ ही हो, ज़रूरी नहीं, हो सकता है वहाँ से बहुत दूर, वहाँ से हो सकता है मीलों दूर कोई और एक ग्रुप बैठा हो। जैसे कि हम यहाँ देखते हैं एक भारत का ग्रुप है, भारत में भी कई अलग अलग ग्रुप हैं। जैसे कि एक मान लीजिए कि बिहार है, तो दूसरा बंगाल है, तो तीसरा पंजाब है। तो इस तरह से कई अलग अलग ग्रुप हैं। तो जब अलग अलग ग्रुप में लोग रह रहे थे और इन लोगों को भाषा के निर्माण की ज़रूरत पड़ी, तो इन लोगों ने जब भाषा का एक निर्धारण किया, जैसे इस ग्रुप ने अपने लिए भाषाओं को चुना, भाषा के लिए या संकेत के लिए एक ध्वनि चुनी, तो वो इनके ग्रुप की भाषा बनी। लेकिन इस ग्रुप में, इस ग्रुप के बारे में जानकारी नहीं होने की वजह से इस ग्रुप में जो संकेत की ज़रूरत पड़ी, अपने मन के विचार प्रकट करने की ज़रूरत पड़ी, तो इस ग्रुप ने एक और भाषा का निर्माण कर लिया। इस हिसाब से यहाँ पे कोई दूसरी भाषा तैयार हो गई। यहाँ के लोग कोई और भाषा बोल रहे हैं, यहाँ कोई और भाषा बोली जा रही है। इसी तरह विश्व में जितने भी ग्रुप तैयार हुए उस समय, उस ग्रुप ने अपने लिए अलग अलग भाषाएं तैयार की। इसीलिए आज भी विश्व में कई तरह की भाषाएं हैं, कई तरह की बोलियां हैं। वजह यही है क्योंकि दोनों का संपर्क नहीं था,
तो इन्होंने अपने सुविधाओं के हिसाब से, अपने विचार के हिसाब से अपनी भाषा तैयार की। इन लोगों ने अपनी सुविधाओं, अपने विचार के हिसाब से, इन लोगों ने अपनी सुविधाओं, अपने विचार के हिसाब से अपनी भाषा तैयार की। ठीक है, इस वजह से भाषा इतने सारे हो गए दुनिया में। ये तो अंदाजा है संसार में क्या हुआ होगा। अब यहाँ पे पाठ में क्या लिखा हुआ है उसको पढ़ते हैं। ठीक है, बताया जा रहा है कि मनुष्य अपने मन के विचारों एवं भावों को भाषा के माध्यम से व्यक्त करता है। संकेत के द्वारा हम कह सकते हैं, लेकिन इसे भाषा नहीं मानते, क्योंकि ये क्लियर नहीं करते अपने हमारे विचारों को, हमारे भावों को, जो कि भाषा की परिभाषा है, उस चीज को वो क्लियर नहीं करते। इसलिए सांकेतिक भाषा को भाषा नहीं माना जाता। लेकिन हो सकता है कि आपके बुक में तीसरा नंबर सांकेतिक भाषा लिखा हुआ हो। तो अगर लिखा हो बुक में तो आप आपके आंसर में 3 भेद ही लिखेंगे, 2 भेद नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब आती है बात कि भाषा शब्द की शुरुआत कैसे हुई। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बनी है, जिसका अर्थ है कहना या बोलना। ठीक है, धातु का मतलब तो आप जानते हैं ना, क्रिया का मूल रूप होता है धातु। हमने क्रिया पढ़ी है, क्रिया के वीडियो में इसमें लिखा हुआ है कि धातु जो है वो क्रिया का मूल रूप है। तो बोलना जो क्रिया है, कहना जो क्रिया है, उसका मूल रूप भाष है। भाष से शब्द बनते हैं, उसी भाष धातु से शब्द बना भाषा, और इस भाषा को हम लोगों ने मन के विचार और भावों को प्रकट करने का माध्यम बनाया। ठीक है, तो मानव मुख से निकली हुई सार्थक ध्वनियां भाषा कहलाई। सार्थक मतलब जिसका कोई अर्थ हो। ध्वनियां बहुत सारी हमारे मुंह से निकलती है, लेकिन वो भाषा नहीं कहलाती। सिर्फ मेरे मुंह से भाषा ध्वनि नहीं निकलती, जानवरों के मुंह से भी ध्वनि निकलती है, तो वो भाषा नहीं कहलाती। हमारे मुंह से भी कई तरह की, जब चोट लगती है तो हम आउच करते हैं, या हमारे मुंह से चीख निकलती है, तो वो सब भाषाएं नहीं होती है, वो सब ध्वनियां हैं। लेकिन जिस शब्द का कोई अर्थ हो वो शब्द फिर भाषा में जोड़ी जाती है। ठीक है बच्चों, मैं लाइन बाय लाइन आपको पढ़ के नहीं समझा रही हूँ, जरूरत भी नहीं है उसकी। मेन जो चीज मैं समझा रही हूँ बस वही इम्पोर्टेंट है। तो भाषा के माध्यम से मनुष्य केवल बोलकर ही नहीं बल्कि लिखकर भी विचार दूसरों तक पहुंचाता तो है, लेकिन इसकी जरूरत क्यों पड़ी, ये भी एक प्रश्न है ना, कि हम जब बोल करके सामने वाले को बता सकते हैं अपने विचार, तो फिर लिखने की जरूरत क्यों पड़ी। फिर इतना क्वेश्चन आंसर नहीं करना पड़ता। अगर हम लोगों ने लिखने का नियम नहीं शुरू करते तो हम लोगों को एग्जाम भी नहीं लिखना पड़ता है ना। फिर तो आपकी और हमारी लाइफ ही एकदम इजी हो जाती, क्योंकि कोई एग्जाम नहीं, कोई टेस्ट नहीं, है ना, सिर्फ बोल कर जवाब देना होता। बर्तनी की अशुद्धियों का कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन लिखित रूप की जरूरत पड़ी। क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि जब हमने भाषा का निर्माण किया इस जगह पे, तो हमने बोलना शुरू किया, और जब हम बोलने लगे, हमारे मन में विचार आने लगे, तो हम लोग तो ऐसे प्राणी हैं ना जिनका दिमाग हमेशा क्रियाशील रहता है, हमेशा क्रियाशील रहता है। तो जो हमारा क्रियाशील दिमाग था उसने बहुत सारे विचार किए, बहुत सारे उनके प्लान्स हुए, बहुत सारे उन्होंने आविष्कार किए। तो कहीं वो आविष्कार या वो प्लान उन तक ही सीमित ना रह जाए, उनकी आने वाली जो नई पीढ़ी है उस तक भी ये बात पहुँचे, इसके लिए लिख कर अपने विचारों को सुरक्षित रखने की ज़रूरत पड़ी। अब जैसे मान लीजिए आप अपने क्लास में हैं और मैम ने आपको कुछ समझाया या पढ़ाया, तो वो बात आपने सुना, हो सकता है उन्होंने आपको कोई नोटिस दी, वो आपने सुना, लेकिन आप के क्लास में जो उस वक्त नहीं है उस तक तो ये बात नहीं पहुंची। तो उस तक ये बात पहुंचे, इसके लिए ज़रूरत क्या थी कि उस नोटिस को लिख कर रखा जाए या लिख कर दिया जाए बच्चों को, ताकि जो नहीं है क्लास में उसको भी उस नोटिस की जानकारी हो जाए, है ना। तो लिखित रूप की ज़रूरत क्यों पड़ी? अपने विचारों को संरक्षित करके अगली पीढ़ी या दूसरे लोगों तक पहुंचाने के लिए लिखित भाषा की आवश्यकता पड़ी। मौखिक भाषा यानी जिसमें हम अपने मन के भावों को बोलकर प्रकट करते हैं,
और सामने वाला सुनकर हमारी भाव समझता है। और लिखित भाषा जिसमें हम अपने मन के विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं, जिसे सामने वाला पढ़कर समझ पाता है। ठीक है, तो मौखिक भाषा का उदाहरण कई होता है। जैसे मैं अभी मौखिक तौर पर आपसे बात कर रही हूँ, टीवी में आप न्यूज़ सुनते हैं, वो मौखिक रूप से होता है। आप स्टेज पे भाषण सुन रहे हैं, वो मौखिक है। आप अपने मित्र से बात कर रहे हैं या फ़ोन पे बात कर रहे हैं, तो वो मौखिक भाषा है। उसी तरह जब मैं आपको परिभाषाएं लिख कर यहाँ पे देती हूँ कि आप इसको कॉपी में लिखें, तो वो लिखित भाषा है। ये किताब में जो लिखी हुई है वो लिखित भाषा है। न्यूज़पेपर जो आप पढ़ते हैं वो लिखित भाषा है। प्रश्नोत्तर जो आप लिखते हैं या आप एग्ज़ाम में जो लिखते हैं वो लिखित भाषा है। ठीक है, अब जो अभी हमने पढ़ा या जो हमने सुना, उसके हिसाब से, उस विवेचन के आधार पर, उस विचार के आधार पर भाषा के ये लक्षण प्रकट होते हैं। भाषा मूलतः ध्वनि संकेतों की एक व्यवस्था है। माने कि जो हमारी आवाज़ निकलती है, उन्हीं आवाज़ों की एक व्यवस्था क्रम है, व्यवस्थित क्रम। हमारी जो ध्वनियाँ हैं उसको किस हिसाब से हम व्यवस्थित करते हैं, उस हिसाब से हमारे शब्द निकलते हैं। दूसरा, यह मानव मुख से निश्चित वाणी है, यानी कि इसको हम लोग सिर्फ मनुष्य जो है, मनुष्य की भाषा जो है, मनुष्य की बोली जो है, वही भाषा कहला रही है। उसके बाद तीसरा है, यह विचारों के आदान प्रदान का एक सामाजिक साधन है। मतलब सामाजिक तौर पर हम अपने विचारों को जब बांटते हैं तो वो बांटने का तरीका है भाषा। इसके शब्दों के अर्थ प्रायः रूढ़ होते हैं। मतलब जो भाषा है उनके शब्द जो होते हैं रूढ़ होते हैं, जिनको तोड़ा नहीं जा सकता, और अगर तोड़ते हैं तो फिर उसका कोई विशेष अर्थ नहीं रह जाता है। ठीक है, विश्व में अनेक भाषाएं बोली और समझी जाती हैं। ठीक है, संसार में लगभग 3000 भाषाएं हैं, जिन्हें 12 भाषा परिवारों में बांटा गया है। कहने का मतलब ये जो 3000 भाषाएं हैं ना, सिर्फ 12 ग्रुप से निकली हैं। यानी कि 12 भाषाएं हैं जिनसे कि दुनिया भर की सारी भाषाएं बन गई। इनमें भारोपीय, द्रविड़, तिब्बत, बर्मी और आग्नेय परिवार प्रमुख हैं। ठीक है, इन परिवारों के द्वारा बहुत सारी भाषाएं तैयार हुई। विश्व की प्रमुख भाषाएं यहाँ पे लिखी हुई हैं: अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, जापानी, चीनी, संस्कृत और हिंदी है। तो अब बच्चों, जब लिखने की ज़रूरत पड़ गई भाषा को, तो भाषा लिखने के बाद ज़रूरत आई कि लिखे कैसे, हम संरक्षित करें तो करें कैसे हम इसको। तो उनको लिखने के लिए कुछ विशेष चिन्ह तो चाहिए ना। हम कुछ भी हिसाब से लाइन खींच दें तो ये तो भाषा नहीं बनेगी, ये मेरे विचार को प्रकट तो नहीं करेगी। इसके लिए हमें कुछ विशेष चिन्ह चाहिए जिसका कि एक विशेष अर्थ निकलता हो, और उसके लिए फिर से अलग अलग ग्रुपों को बैठना पड़ा साथ में, ताकि जो भी यहाँ पर निर्धारित हो एक शब्द के लिए या एक ध्वनि के लिए या एक वर्ण के लिए, जो यहाँ निर्धारित हो वो पूरे ग्रुप को पता हो, ताकि अगर मैंने कुछ लिखा है तो दूसरा उसको पढ़ सके। सिर्फ लिखना तो ज़रूरी नहीं है, जो लिखा गया उसको पढ़ा जाना ज़रूरी है। अगर पढ़ेंगे नहीं तो समझेंगे कैसे। तो लिपियां अगर निर्धारित नहीं होगी तो मेरे लिखने के बाद सामने वाला नहीं समझ सकता, इसीलिए निर्धारित की गई, एक फाइनल चिन्ह दिया गया हर शब्द को, हर ध्वनि को, हर वर्ण को। और फाइनल चिन्ह जब मान लीजिए कि इस ग्रुप ने बनाया, तो मान लीजिए कि यहाँ जो चिन्ह बना इस ग्रुप ने, वो ये चिन्ह बना, इनके लिए आ की मात्रा बनी। दूसरे ग्रुप ने बनाया तो ये बन गया उनके लिए टी। तो क्या हो गया, दो ग्रुप के अलग अलग चिन्ह बने ना। एक ही निशान दो अलग अलग ग्रुप में दो अलग अलग अर्थ रख रहा है। वजह, क्योंकि इस ग्रुप ने ये निर्धारित किया कि ये आ की मात्रा होगी, और इस ग्रुप ने निर्धारित किया कि ये टी होगा। तो दोनों के निर्धारण के अनुसार उनके ग्रुप को वो चीज़ पता है और अब वो उस चीज़ को पढ़ सकते हैं। इसी ही वजह से विश्व में भाषाओं के साथ साथ लिपियां भी इतनी ज़्यादा हैं। जैसे मान लीजिए कि एक मामूली सा शब्द मैं आपको बोल रही हूँ, आई। आई शब्द जो है वो मान लीजिए
कि भारत में या हिंदी भाषा में आई का मतलब हुआ कि कोई लड़की है जो आई, या कोई फीमेल वो आई। लेकिन वही इंग्लिश में अगर आई बोला जाए तो वो आई क्या हो जाता है, मैं। और अगर वही मराठी में आई बोला जाए तो आई का मतलब हो जाता है माँ। इस हिसाब से हम क्या देख रहे हैं कि हर ग्रुप ने अपने लिए अलग शब्द चुने, अपने लिए अलग ध्वनि चुनी और फिर अलग ध्वनि चिन्ह भी चुना। इस हिसाब से क्या हो गया कि ध्वनियों के अलग अलग चिन्ह बने, यानी अलग अलग स्क्रिप्ट तैयार हुई। ठीक है, अब परिभाषा यहाँ पे देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। मानव मुख से निकलने वाली ध्वनियों को अंकित करने के लिए विभिन्न भाषाओं में अलग अलग चिन्हों की व्यवस्था की गई। इन चिन्हों को लिपि कहते हैं। दूसरे किताब में लिपि की परिभाषा ये लिखी हुई है, ये देखिए, किसी भाषा को लिखने के लिए निश्चित चिन्हों की व्यवस्था को लिपि कहते हैं। तो परिभाषा लिखने का तरीका अलग है लेकिन मतलब वही है। अब साथ ही ये चीज भी जरूरत है कि हर भाषा की अपनी एक लिपि जरूरी है। हर भाषा की एक लिपि होती है ताकि उस भाषा को लिखी जा सके। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। जैसे हिंदी की लिपि देवनागरी है और देवनागरी लिपि जो है प्राचीन ब्राह्मी लिपि से विकसित हुई है। ठीक है, माना जाता है कि ब्राह्मी लिपि ही धीरे धीरे बदलकर देवनागरी रूप में प्रयोग की जाने लगी। ब्राह्मी लिपि से ही बांग्ला, गुजराती आदि भाषाओं की लिपि भी विकसित हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे बोली के बारे में नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ भाषाएं दी हुई हैं जिनकी लिपियां भी यहाँ पे लिखी हुई हैं, तो इनको समझ लीजिए, आप लिख लीजिए। उसके बाद मैं आपको बता रही हूँ बोली के विषय में। बोली क्या होता है? बोली का मतलब है एक लिमिटेड क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा। ठीक है, भाषा जो है वो बहुत बड़े क्षेत्र में बोली जाती है, लेकिन बोली जो है वो एक छोटे क्षेत्र में बोली जाती है। उसकी अपनी कोई लिपि नहीं होती और उसमें साहित्यों की रचना न के बराबर ही हुई है। वो भी उन लोगों के द्वारा हुई है जो क्षेत्रीय भाषा में लिखते हैं, उन्हीं के द्वारा। मतलब साहित्य की रचना बहुत कम हुई है लिपि बोलियों में। ठीक है, तो क्षेत्रीय भाषा को बोली कहा गया और जो बृहद क्षेत्र में बोला जाता है वो भाषा कहलाई। तो भाषा तो जैसे हम लोगों ने देखा हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली, ये सब है। बोलियां हैं जैसे कि भोजपुरी, अंगिका या गढ़वाली या कुमाऊनी, ये सब क्या है, ये बोलियां हैं जो एक छोटे से क्षेत्र में बोली जाती हैं। ठीक है, अब बच्चों इस बुक में ना कुछ विशेष दिया हुआ है कि देवनागरी लिपि की विशेषताएं क्या है। तो ये माना जाता है कि देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात के राजा जय भट्ट के शिलालेख में हुआ था। शिलालेख मतलब उनके द्वारा बनाए गए स्तंभ पर लिखा गया मिला है सबसे पहले, जो कि 7वीं या 8वीं सदी की बात है। तो सबसे पहले 7वीं या 8वीं सदी में देवनागरी लिपि प्राप्त हुई है और इसके लेखन के लिए अलग अलग सांकेतिक चिन्ह है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हिंदी के 11 तो स्वर वर्ण हैं, उसके बाद उतने सारे व्यंजन वर्ण हैं। तो इस हिसाब से हम क्या देखते हैं कि हमारी भाषा बहुत ज़्यादा विस्तृत है। हम हर ध्वनि को अलग रूप में लिख सकते हैं। जैसे कि इंग्लिश में सिर्फ 5 वॉवेल हैं, 5 वॉवेल से ही आ की मात्रा भी बनती है, ई की मात्रा भी बनती है, ऊ की मात्रा भी बनती है। सारी मात्राएं 5 वॉवेल से ही इंग्लिश में बनता है। लेकिन हिंदी में 11 मात्राएं हैं, तो उस हिसाब से हिंदी में लिखने का तरीका जो है ज़्यादा वैज्ञानिक है, ज़्यादा साफ है। जो हम बोलते हैं, जिस हिसाब से हमारा उच्चारण होता है, उसी हिसाब से, उसी उच्चारण से हम लिखते भी हैं। ठीक है, इसी विशिष्टता की वजह से देवनागरी लिपि को वैज्ञानिक लिपि कहा जाता है, क्योंकि इसमें लिखने और उच्चारण में कोई भी डिफरेंस नहीं है। इस लिपि पे मौखिक भाषा को लिपि चिन्हों में प्रकट करने की भरपूर क्षमता है, क्योंकि इनके पास बहुत सारे चिन्ह हैं, बहुत सारे वर्ण हैं। इस वजह से इनके पास क्षमता बहुत ज़्यादा है अपने भावों को प्रकट करने का। जैसा हम बोलते हैं वैसा ही देवनागरी लिपि में लिख भी सकते हैं। जैसे
कि कई बार आपने इंग्लिश में देखा होगा कि डबल ओ ऊ बनता है, कई बार देखा होगा यू से ऊ बनता है ना। जैसे PUT पुट हो जाता है लेकिन BUT बट होता है, तो वहाँ पे कुछ अंतर हैं। लेकिन हिंदी में कभी भी ऊ की मात्रा ऊ ही उच्चारण की जाएगी, उसका कोई और उच्चारण कभी होगा ही नहीं। ई की मात्रा का उच्चारण ई ही होगा, वो बदल नहीं सकता, ठीक है। इसलिए ये वैज्ञानिक लिपि है। कलाविदों के अनुसार सीधी रेखा की तुलना में वक्र रेखा अधिक सुंदर होती है। कलाविद मतलब जो कला को जानते हैं उनके बारे में बोला गया है कि वक्र रेखा यानी टेढ़ी रेखा जो होती है वो ज़्यादा सुंदर लगती है। तो देवनागरी का प्रत्येक अक्षर एक वक्र रेखा है, मतलब थोड़ा ना थोड़ा टेढ़ा हुआ है हर अक्षर में, इसलिए सुंदर है और सुगठित लिखावट के योग्य है। इसके अतिरिक्त यह लिपि भारत की अनेक लिपियों के निकट है, मतलब देवनागरी लिपि भारत के ज़्यादातर लिपियों से मिलती जुलती है। यदि भारत की सभी भाषाओं की कोई एक लिपि होनी हो तो देवनागरी सही लिपि हो सकती है, ठीक है। एक भावनात्मक एकता के लिए और इन अनेक भाषाएं सीखने के लिए ये आवश्यक भी है, ज़रूरी भी है, ताकि हम एक भाषा में बंधे हों, ताकि हमारे विचार एक भाषा में प्रकट हो सके। इससे हमारा भावनात्मक लगाव भी बढ़ता है। अब जानते हैं व्याकरण के विषय में। व्याकरण क्या है? हम क्या व्याकरण पढ़ने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं हिंदी? नहीं, हम पढ़ना चाहते हैं किसी भी कहानी को, किसी भी उपन्यास को, किसी भी आत्मकथा को, यानी कि हम साहित्य पढ़ना चाह रहे हैं, किसी कविता को पढ़ना चाह रहे हैं। हम पढ़ना चाह रहे हैं साहित्य को, या लिखना चाह रहे हैं हम साहित्य, लेकिन हम व्याकरण पढ़ रहे हैं ताकि हम उस साहित्य को शुद्ध रूप में पढ़ना या बोलना सीख सके, ठीक है। तो मेन मोटिव हमारा है साहित्य को पढ़ना, बोलना या समझना, और उसको सही सही बोलने या लिखने या समझने के लिए हम लोगों को व्याकरण की ज़रूरत पड़ती है, ताकि हम उसमें अशुद्धियाँ ना करें, ठीक है। तो इस हिसाब से व्याकरण वह शास्त्र है जिससे किसी भी भाषा के शुद्ध बोलने, लिखने, पढ़ने और समझने के नियमों का ज्ञान होता है। व्याकरण कोई भाषा नहीं है, बस भाषा को समझने का माध्यम है, ठीक है। अब हम जानते हैं कि व्याकरण क्या है। उस हिसाब से यहाँ जो लिखा हुआ है वो लाइन जो है, व्याकरण भाषा को व्यवस्थित रूप प्रदान करता है, यानी कि हम भाषा में कुछ भी बोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कुर्सी रखा हुआ है या हवा चल रहा है, लेकिन व्याकरण इस बात को बताता है कि नहीं, कुर्सी रखी हुई है और हवाएं चल रही हैं, या फिर बच्चा खेल रहा है, बच्चा खेल रही है, नहीं होगा। तो ये व्याकरण जो है वही इस चीज़ को व्यवस्थित कर रहा है, बता रहा है कि कहाँ गलत है, कहाँ सही है। इसी से भाषा का मानक रूप स्थिर होता है। मानक रूप यानी कि जो मान्य है पूरे दुनिया के हिसाब से, दुनिया के लिए जो मान्य रूप है भाषा का, वो स्थिर होता है व्याकरण की ही वजह से। व्याकरण ही उसको सही रूप देती है जिसको कि संसार माने। व्याकरणों के नियम के आधार पर ही भाषा का शुद्ध एवं मानक रूप निर्धारित होता है, ठीक है। परिभाषा व्याकरण के ये है और ये अर्थ बताया गया है। अब यहाँ पर हिंदी भाषा के बारे में कुछ बताया गया है। इससे पहले बच्चों, मैं आप लोगों को भाषा के वर्गीकरण के विषय में बता रही हूँ, जो इस किताब में नहीं दी गई है। उसके लिए आपको मेरे व्हाइट बोर्ड के पास चलना होगा। तो चलते हैं व्हाइट बोर्ड के पास और भाषा के वर्गीकरण को समझते हैं। तो बच्चों, ये है भाषा का वर्गीकरण, यानी कि भाषा को जो जिन भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले इसमें है मातृभाषा। मातृभाषा यानी वो भाषा जो हम अपने माता पिता या परिवार या पूर्वजों से सीखते हैं, उनकी भाषा जो है, जो प्राचीन काल से हमारे परिवार में चली आ रही हो। और इसके लिए हम किसी स्कूल में नहीं सीखते, पढ़ाई नहीं करते, बल्कि ये हम अपने परिवार से ही सीखते हैं। दूसरी भाषा है राजभाषा। राजभाषा का मतलब वो भाषा जो सरकारी कामकाज के लिए सरकार से मान्यता प्राप्त है। जैसे भारत के लिए हिंदी भाषा को राजभाषा माना गया है। इसमें कहने का मतलब ये है कि चाहे किसी भी क्षेत्र में कोई भी भाषा भाषी के लोग रहते हों, जैसे कि मान लीजिए कर्नाटका में या केरला में मलयाली या जो भी भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं वहाँ पे, तो वो लोग अपनी भाषा में कामकाज करेंगे सरकारी,
इंग्लिश में भी करेंगे, लेकिन अगर आप वहाँ हिंदी से अपना काम करवाना चाहें तो उसके लिए आपको कोई मना नहीं कर सकता, क्योंकि ये सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त है। तो राजभाषा यानी सरकारी कामकाज की भाषा। हिंदी को भारत की राजभाषा 14 सितंबर 1949 को बनाया गया था, इसलिए आज भी 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तीसरी भाषा है संपर्क भाषा यानी कांटेक्ट की भाषा। कहने का मतलब है कि हमारे देश में कई भाषी लोग रहते हैं, तो जो दूसरे क्षेत्र के लोग हैं उनसे हम किस भाषा में कांटेक्ट कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। तो इनके लिए देश में सर्व रूप से मान्यता प्राप्त है हिंदी से हम कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी क्षेत्र में। लेकिन चूंकि हम जानते हैं कि हमारे देश में भी बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां हिंदी को समझा नहीं जाता है, तो वहां के लिए या विदेशों से कांटेक्ट करने के लिए, संपर्क करने के लिए इंग्लिश को चुना गया है। इंग्लिश को ही क्यों चुना गया विदेशों में कांटेक्ट करने के लिए? कि अंग्रेज़ों ने एक समय में करीब सारे देशों पर अपना अधिकार जमाया था, और जो भी उनके उपनिवेश थे यानी उनके गुलाम राष्ट्र थे, उन लोगों को इंग्लिश की थोड़ी बहुत जानकारी हो गई थी और इंग्लिश जो है हर क्षेत्र में फैल चुका था, इसलिए उसको संपर्क भाषा के तौर पर मान्यता दी गई। अब चौथी और आखिरी भाषा है राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा जो संपूर्ण राष्ट्र की एक मानक भाषा होती है, जो संपूर्ण राष्ट्र के लिए बोलने, सुनने और सरकारी कामकाज के लिए मान्य हो। हमारे देश भारत में कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, हिंदी राजभाषा है, क्योंकि कोई भी भाषा हमारे देश में पूरे क्षेत्र में, सारे देश में नहीं बोली जाती है, और करीब 40% या उससे कुछ कम लोग जो हैं वो अन्य भाषा को बोलते हैं, इसलिए हिंदी को उन्होंने राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार नहीं किया। लेकिन फिर भी हिंदी जो है सबसे बड़े क्षेत्र में बोली जाती है, सबसे ज़्यादा जगह पर भारत में बोली जाती है, लगभग 60% या उससे भी ज़्यादा, इसलिए उसे राजभाषा के तौर पर घोषित किया गया, लेकिन राष्ट्रभाषा नहीं बनाया गया। ठीक है, तो बच्चों भाषा के वर्गीकरण के बाद अब बारी आती है हिंदी के बारे में जानने की। हिंदी भारतीय आर्य भाषा परिवार की भाषा है। आपने सुना होगा आर्यपुत्र धार्मिक सीरियलों में, यानी कि आर्यों के पुत्र, आर्यों की संतान, आर्यों के वंशज। तो भाषा जो है भारतीय भाषा आर्य भाषा परिवार से ली गई है, और संस्कृत भाषा से आरंभ होकर ये पाली, प्राकृत या अपभ्रंश यानी कि तद्भव शब्द जो बने हैं, हिंदी के शब्द जो बने हैं, वो उससे बदलते अपभ्रंश मतलब खराबी या टुकड़ा तोड़ना या बदलाव, इन सब के साथ साथ अलग अलग सोपानों से, अलग अलग सीढ़ियों से होते हुए आज हिंदी तक पहुंची है, और हिंदी आज संपूर्ण भारत की संपर्क भाषा या राजभाषा बन चुकी है। ठीक है, राजभाषा और अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में भी हिंदी का प्रयोग हो रहा है, यानी कि बहुत सारे राष्ट्र में हिंदी की भाषा इस्तेमाल की जा रही है। भारत में हिंदी का अध्ययन, अध्यापन यानी पढ़ाई जो हो रही है आपके स्कूल में, उसको हम लोग मातृभाषा के रूप में भी पढ़ते हैं, प्रथम भाषा या द्वितीय भाषा के रूप में भी पढ़ते हैं। आपके स्कूल में भी फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश रही होगी और द्वितीय लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज हिंदी होगी। तो इस हिसाब से हम समझ रहे हैं कि कहीं कहीं ये प्रथम भाषा यानी कि फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में पढ़ी जाती है, कहीं सेकंड लैंग्वेज के रूप में पढ़ी जाती है, या फिर कहीं मातृभाषा के रूप में पढ़ी जाती है भारत के अलग अलग क्षेत्रों में। हिंदी का क्षेत्र जो है उसके बारे में बताया गया कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत के संविधान में राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया। तो उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों और दिल्ली एवं अंडमान निकोबार संघ राज्य क्षेत्रों में हिंदी शासन और शिक्षा की भी भाषा है। मतलब इन क्षेत्रों में हिंदी में पढ़ाई भी जाती है, लेकिन बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात और पंजाब की संपर्क भाषा हिंदी है, यानी कि उनसे हम लोग संपर्क अगर करना चाहते हैं तो हम हिंदी में उनसे बातचीत कर सकते हैं। यद्यपि दक्षिण के राज्यों तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक में तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ भाषा
यानी द्रविड़ परिवार की भाषा, जो अभी मैंने पीछे बताया था कि किस परिवार से निकली है, तो द्रविड़ परिवार की भाषा प्रयोग में आती है, पर वहाँ भी हिंदी बहुतायत में बोली और समझी जाती है। हिंदी भारत की भाषा भी अनेक देशों में बोली जाती है, ठीक है। अनेक देशों में भी भारतीय लोग हैं तो वहाँ पे हिंदी में भी बात की जाती है, जिनमें बर्मा, श्रीलंका, मॉरिशस, त्रिनिदाद, फिजी, मलाया, सूरीनाम तथा दक्षिण तथा पूर्वी अफ्रीका में प्रमुख रूप से हिंदी बोली जाती है, ठीक है। बांग्लादेश, पाकिस्तान आदि में भी हिंदी बोले जाते हैं, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है क्योंकि वो भारत के ही भाग हैं, तो वहाँ पे यही भाषा चलती है अभी भी। हिंदी में बोलियाँ जो हैं, यानी कि जो सीमित क्षेत्र में बोली जाती हैं, वो ये सब हैं, ठीक है, क्योंकि छोटा बहुत सारा भूभाग है, बहुत सारा राज्य है या गांव है, तो उस हिसाब से भाषाएं, बोलियां हैं। और कुछ कोर्स के बाद मान्यता ये है कि हर भाषा में थोड़ा बदलाव हो जाता है कुछ दूरियों के बाद, क्योंकि वहाँ के लोग दूसरे हैं, वहाँ पे संपर्क का साधन दूसरा है, तो बदलाव आ जाती है हर भाषा में जैसे ही कुछ दूरी पैदा होती है। यानी हिंदी ही अगर हम बोल रहे हैं तो बिहार की हिंदी अलग है, दिल्ली की हिंदी अलग है, हरियाणा की हिंदी अलग है, ब्रज की हिंदी अलग है, मतलब हर जगह की हिंदी में ही कुछ अंतर आ जाता है, यानी भाषा में बदलाव आ जाते हैं स्थान परिवर्तन के साथ साथ। विशिष्ट रचनाओं की भाषाएं, जैसा कि मैंने आपको बोला कि बोलियों में रचनाएं कम हुई हैं, लेकिन फिर भी हुई हैं, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है। ये सब साहित्य जो है वो सब बोलियों में लिखे गए हैं। हालांकि मैथिली अब भाषा में शामिल हो चुकी है, तो अब इसकी कोई बात नहीं है। 22 भाषाएं मान्यता प्राप्त हैं भारत में, जिनमें से एक मैथिली भी है, जो मेरी मातृभाषा भी है। और हो सकता है धीरे धीरे ऐसे ही आप लोग वीडियो के माध्यम से मुझे बहुत ज़्यादा समझने भी लगे। चलिए, तो अब है साहित्य की बात। प्रत्येक भाषा में ज्ञान के भिन्न भिन्न विषयों का भंडार है। विद्वानों के अनुसार साहित्य ज्ञान का संचित कोश है, मतलब कि ज्ञान का एक कोश क्या भंडार है साहित्य, ठीक है। हर अलग अलग भाषा के जो साहित्य है वो उस भाषा के ज्ञान को हमारे तक पहुंचाते हैं। इसका युगों से जो ज्ञान लोगों ने प्राप्त किया है, युगों से जो एक्सपीरियंस उनको मिला है, वो उन्होंने लिखकर एक जगह हम लोगों को पहुंचाया है। इसीलिए भाषा का विस्तृत ज्ञान को साहित्य कहा जाता है, ठीक है। हिंदी साहित्य का संसार विशिष्ट है। 10वीं से 11वीं शताब्दी से लेकर आधुनिक शताब्दी तक, मतलब 10वीं शताब्दी से लेकर आज तक साहित्य की सुदृढ़ परंपरा रही है, मतलब बहुत बड़ी परंपरा रही है। साहित्य रचना होती रही है हिंदी में। प्रारंभ में सिद्ध साहित्य, संत साहित्य, सूफी साहित्य, कृष्ण और राम भक्ति काव्य, वीर काव्य और श्रृंगार काव्य ने हिंदी को समृद्ध किया। बच्चों, इतना हर काव्य के बारे में मैं अभी आपको डिटेल नहीं बता सकती हूँ, लेकिन जैसा कि आप लोगों को मैंने पद बताते समय, दोहे बताते समय बताया था कि साहित्य विकसित हुई है 4 चरणों में। आदि काल, भक्ति काल, उसके बाद श्रृंगार काल और फिर अब आधुनिक काल। तो उस हिसाब से अलग अलग तरह के साहित्यों की रचना हुई। प्राचीन यानी कि आदि काल के, फिर उसके बाद भक्ति काल के, फिर श्रृंगार काल के काव्य, और फिर अब जाकर के आधुनिक काल के काव्यों का निर्माण शुरू हुआ, विकास शुरू हुआ है, ठीक है। इस हिसाब से देख रहे हैं कि साहित्य बहुत ज़्यादा समृद्ध है हिंदी का। आधुनिक काल में सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन के फलस्वरूप साहित्य की विधाएं भी बदली और भाषा भी। जिस तरह से पहले हम गुलाम थे, फिर हम आज़ाद हुए, फिर जिस तरह से लोकतंत्र, राजतंत्र से लोकतंत्र में बदला है, इस हिसाब से साहित्य की विधाएं यानी लिखने का तरीका भी बदला है। आधुनिक काल से पहले का साहित्य अधिकांशतः पद्य में है, यानी कि कविताओं में है। आज़ादी से पहले यानी आधुनिक काल जो आया उससे पहले की ज़्यादातर जो साहित्य है वो पद्य में, जैसे रामायण, महाभारत या नाट्य शास्त्र, ये सब जो है पद्य में लिखा गया है, यानी कविताओं में लिखा गया है। और भाषा भी हिंदी हो गई है उनकी। यहाँ तक कि पद्य भी छंद से मुक्त होकर गद्यात्मक हो गए। यहाँ तक कि कविताएं भी जो थी वो अब गद्य में यानी कि पैराग्राफ में लिखी जाने लगी धीरे धीरे, ठीक है। तो धीरे धीरे इसी तरह विकास होते गया, बदलाव होते गया, समय के साथ साथ परिवर्तन भी होते गए।
भारत के संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है जो कि निम्नलिखित है। मानक हिंदी भाषा यानी कि जो कि अब मान्य है, जिसको कि काटा नहीं जा सकता। पहले किसी और रूप में भी लिखा जा सकता था, लेकिन अब उसमें बदलाव आ गए हैं। बहुत बड़े भाग में बोले जाने की वजह से भाषा को एक निश्चित रूप देना जरूरी था, क्योंकि उसमें अब ज़्यादा अलग अलग जगह पे हिंदी बोली जा रही है, तो उसमें विभिन्नता आ गई थी, बदलाव आ गए थे, तो उनको एक निश्चित रूप में बदलना बहुत ज़रूरी लगा। इसलिए उनको मानक हिंदी के तौर पर तैयार किया गया, जिसमें केंद्रीय हिंदी निदेशालय की ओर से भारत सरकार ने देवनागरी लिपि के स्वरूप को इस प्रकार से मान्य किया। स्वर को 11 रूपों में बांटा, व्यंजनों का परिवर्तित रूप दिखाया गया। यहाँ पे जो पहले हम लोग ऐसे लिखते थे तो र व से कंफ्यूज होते थे, तो अब बताया गया कि नहीं, ऐसे होना चाहिए। हाँ, छ ऐसे होता था, लेकिन अब बताया गया कि नहीं, ऐसे होना चाहिए। तो ये थोड़ा थोड़ा बदला। पहले झ ऐसे होता था, अब झ ऐसे होने लगा। थोड़े थोड़े बदलाव के साथ उनको लिखा जाने लगा। उसी तरह वर्तनी जो है, पहले ऐसे लिखते थे, ट संयुक्त, ह म संयुक्त, इस तरह लिखा जाता था। अब ऐसे लिखा जाने लगा, हम ट इस तरह से। द य पहले, आज भी आपको संस्कृत में ऐसे लिखा हुआ दिख जाएगा, द य विद्या, लेकिन अब इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया मानक वर्तनी, जो बदलाव के साथ अब हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। मात्राओं का जो सही स्थान है वो इस तरह से हुआ कि अगर वर्ण जो ये इस हिसाब से लिखा गया कि आधा वर्ण है और उसके बाद पूरा वर्ण है, तो आधे वर्ण के पहले ना दे करके यहाँ पर ई की मात्रा हो। पहले ऐसे लिखा जाता था, द में व, और यहाँ पे सीधे ई की मात्रा दी जाती थी, तो अब ये बदलाव हो गए हैं। ठीक है, पंचम वर्ण बिंदु के रूप में दर्शाया जाएगा, यानी कि क वर्ग, छ वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग जो है उन सब का पांचवा वर्ग, यानी क वर्ग का पांचवा वर्ण अंग, च वर्ग का य, ट वर्ग का टवर्गी न, त वर्ग का न और प वर्ग का म जब आधा हो तो ये अनुस्वार के रूप में लिखा जाएगा। ये सब मान्य तरीका है हिंदी लिखने का। ठीक है, हिंदी व्याकरण को जो बांटा गया है, हिंदी की भाषिक व्यवस्था के प्रमुख रूप से 3 स्तर हैं। ठीक है, पहले तो वर्ण व्यवस्था, दूसरा शब्द व्यवस्था और तीसरा वाक्य व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था में हम वर्णों को जानते हैं, जैसे स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, इनको कितने भाग में बांटा गया, कब ये अनुस्वार के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, ये सब इस सब को बांटा गया। उसके बाद दूसरे जो है शब्द व्यवस्था, जिसमें हम लोग विकारी और विकारी शब्द यानी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण या समुच्चय बोधक अव्यय, इन सब को हमने सीखा शब्द व्यवस्था के स्तर पर। ठीक है, इसको 2 भागों में बांटा गया कि एक तो शब्द स्तर है, यानी कि जो सिर्फ शब्द बने हुए हैं, और दूसरा तब जब शब्दों को वाक्य में प्रयोग करके पद के रूप में परिवर्तित कर दिया जाए। तो 2 स्तरों में हम लोग इसको पढ़ते हैं। तीसरा है वाक्य व्यवस्था, जब शब्दों को जोड़कर एक वाक्य तैयार हो और फिर वाक्य से पैराग्राफ और कहानी तक पहुंचे, उसके बारे में बताया गया है। उसके बाद है कंप्यूटर और हिंदी। कंप्यूटर पर अब हिंदी पूरी तरह से प्रयोग की जाने लगी है, यहाँ तक कि अब हम न्यूज़पेपर भी कंप्यूटर के हिसाब से पढ़ सकते हैं, उसका भी वेबसाइट तैयार हो चुका है। तो इस हिसाब से अगर हम देखना चाहें तो अब हिंदी कंप्यूटर तक भी पहुंच गई है, कंप्यूटर की भी भाषा बन गई है, उसमें ईमेल भी लिखा जाने लगा है। अब आप यहाँ पे देखते हैं कि जो अभी हमने जितना भी पढ़ा वो क्या है। भाषा मन के भावों और विचारों को व्यक्त करने का माध्यम है, ये हमने पढ़ा। उसकी परिभाषा, भाषा के 2 रूप मौखिक और लिखित रूप है, ये हमने पढ़ा। भाषा के लिखने के ढंग को, उसके जो चिन्ह है उसको लिपि कहते हैं। भारत में अनेक भाषाओं तथा लिपियों का प्रयोग किया जाता है। हिंदी की लिपि देवनागरी तथा अंग्रेजी की लिपि रोमन है। व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप का बोध कराता है, यानी व्याकरण हमें शुद्ध भाषा बोलना सिखाता है। हिंदी भारतीय आर्य भाषा परिवार की भाषा है। आर्य भाषा परिवार से निकली हुई भाषा है हिंदी। भारत के संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। हिंदी का क्षेत्र व्यापक है, यानी कि बहुत विस्तृत क्षेत्र है हिंदी का। ठीक है, व्याकरण के 3 अंग है, वर्ण, शब्द और वाक्य। ठीक है,
तो अब मुझे जहाँ तक लगता है, जितने विस्तार से कहानियों के साथ मैंने जिस तरह से आप लोगों को भाषा, बोली और व्याकरण समझाया है, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छे से ये पाठ समझ में आ गया होगा। और ये पाठ अगर मैं कहूँ तो आप लोग क्लास 6 से लेकर 10th या 12th या उससे आगे भी अगर हिंदी की ज़रूरत होती है आपको, तो ये वीडियो आपकी सहायता ज़रूर करेगी। तो बच्चों, मैं एक बार फिर से अब वीडियो अंत करने वाली हूँ, इस आग्रह के साथ कि मेरे वीडियो को प्लीज़ प्रमोट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे व्यूज़ बढ़ाइए। ठीक है, फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। जल्दी ही मिलते हैं नए वीडियो में। आप अपने रिक्वेस्ट भेजना ना भूलें, चाहे लाइव क्लास के लिए हो या वीडियो के लिए हो। तो अभी के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।